जो मूल निवास का कानून है, मैं समझता हूँ कि मूल निवास की मांग जायज़ मांग है और इससे किसी का भी अहित नहीं होता है। तो इनके बड़े-बड़े नेता ज़मीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो उस उद्योग को बाधा होती है और वही उद्योग बाधित न होने के लिए बीजेपी इस कानून को लागू नहीं कर रही है, इस मांग को पूरी नहीं कर रही है। बट उसमें तो कांग्रेस के नेता भी हैं ना, जो जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं, अगर केवल अग, बीजेपी ही थोड़ा है। अगर होंगे तो वो भी बाधित हो। हमारे गांव साइड में सड़क के किनारे जो छोटे-छोटे मंदिर थे, हजारों की संख्या में टूट गए। तो उसका नाम क्यों नहीं लेती बीजेपी? सिर्फ मजार का नाम क्यों लेती है? मजार हो चाहे मंदिर हो, अगर सरकार को ये लगता है कि ये अनधिकृत तरीके से जमीन को हड़पने का एक षड्यंत्र है, तो सरकार उसके लिए कार्रवाई करे। उसमें सरकार को कौन रोक रहा है? नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। एक तरफ प्रदेश का युवा एक मजबूत भू कानून और मूल निवास 1951 में उसकी कट ऑफ डेट रखने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी यूसीसी के प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ रही है और 5 फरवरी से जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है उसके मेन एजेंडे में यूसीसी है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी मौजूद हैं। गोदियाल जी, सबसे पहले ये जो डिमांड हो रही है कि लैंड लॉ मजबूत होना चाहिए, मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 होनी चाहिए, इस प्रोटेस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी की सोच क्या है? मेरी पार्टी की सोच को बताने के लिए हमारे जो अधिकृत पदाधिकारी हैं वो अधिकृत हैं, लेकिन मेरी सोच क्या है मैं उसको बताना चाहूँगा। और निश्चित रूप में मैं भी पार्टी का एक नेता हूँ, तो मेरी राय को पार्टी से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। मैंने स्टार्ट में ही पहले ही दिन ही इस मांग को कि उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास का जो मुद्दा है उसको समर्थन देना चाहिए, मैंने खुलकर इन दोनों मुद्दों को अपना समर्थन दिया। जो इसको लीड कर रहे हैं वो लोग मेरे पास आए थे, तो मैंने निश्चित रूप से कहा कि उस दिन मुझे टेहरी गढ़वाल में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कहा कि पूरी तरह से मैं आपके साथ हूँ, इस मांग के ऊपर मैं आपके साथ हूँ। देखिए, जो मूल निवास का कानून है, मैं समझता हूँ कि मूल निवास की मांग जायज़ मांग है और इससे किसी का भी अहित नहीं होता है। मूल निवास जो हरिद्वार का मूल निवासी है वो है, जो उधम सिंह नगर का मूल निवासी है वो है। अगर उत्तराखंड में मूल निवास का नियम लागू होता है और सबको मूल निवास जारी किए जाते हैं, तो हरिद्वार के निवासियों को भी मूल निवास जो उसमें आते हैं, जो मूल निवासी हैं हरिद्वार के, जो भूमिधर हैं वहाँ के मूल निवास के रूप में पुश्तैनी, उनको उसका लाभ मिलेगा। तो लोगों को, एक तो समाज को, इस पूरे उत्तराखंड को इस तरह विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मूल निवास सिर्फ पहाड़ के हित में है और मैदान के विपरीत है, ऐसा नहीं है। ये मैदानी लोगों के भी हित में है और पहाड़ी लोगों के भी हित में है। अगर ये मांग उठ रही है तो ये जायज़ मांग है, सरकार को इस मांग को मान लेना चाहिए। सरकार को इसमें क्यों संकोच हो रहा है, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा, ये अतीत से एक बहस का मुद्दा रहा है कि भाई अगर सभी संसाधनों पर, सभी अपॉर्चुनिटीज़, जितने भी मौके होते हैं, उन पर अगर मूल निवासियों का ही हक होगा, तो जो बाकी के लोग हैं उनका क्या होगा? उसके लिए निश्चित रूप में केंद्र का एक कानून है और राज्यों ने भी उस कानून को अडॉप्ट किया है, वो है स्थायी निवास का कानून। जो व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक किसी एक स्थान पर सामान्य रूप से निवास करता है, उसको वहाँ का स्थायी निवासी माना जाता है और उसका भी उसी प्रकार के हक होते हैं जिस प्रकार के एक मूल निवासी के हक होते हैं। यहाँ पर मूल निवासियों को इस रूप में आक्रोशित है मूल निवासी कि लोगों ने गलत तरीके से आकर स्थायी निवास के प्रमाण पत्र बना लिए और उनके हकों पर डाका डाला है। तो ये उचित बात है कि सरकार इसकी जांच कराए और अगर कोई गलत तरीके से लाभार्थी हुआ है, लाभार्थी बना है, तो उसको प्रतिबंधित करे, उसको रोके, ये सरकार का फर्ज है। तो मूल निवासियों का ये हक जायज़ है और हम उनके इस हक की मैं पैरवी करता हूँ, मैं उनके इस हक के साथ हमेशा खड़ा हूँ। बट बीजेपी कह रही है कि साहब हमने उसमें एक कमेटी बना दी है और कमेटी सबसे बात करके कोई फैसला करेगी। हम ब्लैंकेट बैन तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें उद्योग भी लगाने हैं, विकास भी करना है, तो ऐसे में हम ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार को मैं आईना ये दिखाना चाहता हूँ कि जब 2002 से पहले उत्तर प्रदेश में थे हम और बीजेपी की सरकार थी, तो तब क्या मूल निवास का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था हमें? और तब ये मानते हैं वो कि तब उद्योगों के लिए बंद था यहाँ। उस समय के जो उद्योग लगे वो कैसे लगे? ये बहाने हैं उनके। अगर सरकार मूल निवास का कानून बनाती है तो सरकार ये बताए कि उससे उद्योगों को कैसे बाधा होती है, कैसे बाधित की संभावना उनको लगती है कि उद्योगों को बाधा पहुंचेगी, ये कैसे लगता है उनको? बट वो ये कह एक उद्योग को बाधा होती है,
जो इनके बड़े बड़े नेता जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो उस उद्योग को बाधा होती है और वही उद्योग बाधित न होने के लिए बीजेपी इस कानून को लागू नहीं कर रही है, इस मांग को पूरी नहीं कर रही है। बट उसमें तो कांग्रेस के नेता भी है ना जो जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं, अगर केवल बीजेपी ही थोड़ा है। अगर होंगे तो वो भी बाधित हो, कानून तो सबके लिए बनेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी क्यों इसको नहीं मान रही है, उस बात को सार्वजनिक करे। उनका एक तर्क ये भी कहना है कि 2012 में जब हाईकोर्ट का डिसीजन आया, उस समय आपकी सरकार थी, तो आप लोगों ने लॉ डिपार्टमेंट की सिफारिश के बावजूद उस कानून को चैलेंज नहीं किया एसएलपी के थ्रू, आपने उसे इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। मैं ये कहता हूं कि अगर उस समय कुछ गलती हुई है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उस समय एक सामान्य विधायक के रूप में था, तो इतनी ये महत्वपूर्ण बातें आम विधायकों के नॉलेज में नहीं आती हैं कि भाई सरकार क्या डिसीजन ले रही है, क्या नहीं ले रही है। विजय बहुगुणा उस समय मुख्यमंत्री थे, तो विजय बहुगुणा जी ऐसा तो थे नहीं कि हमें बताते थे कि इस पर क्या होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें गलती हुई है तो आज सरकार का काम है कि उस गलती को ठीक करे। आज 2012 में तो ये मांग नहीं उठी ना, आज ये मांग उठ रही है, आज हमारे नॉलेज में आ रही है। और जब कोई प्रश्न हमारे संज्ञान में आता है तो उसका निराकरण की विधि भी हम तभी तो बताएंगे जब हमारे संज्ञान में आएगा। ये बात उस समय हमारे संज्ञान में नहीं कोई लाए, उस समय इसके लिए न तो कोई आंदोलन हुआ, आज इसके लिए मांग हो रही है, आंदोलन हो रहा है, हम उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आज की जो सरकार है उसको चाहिए कि अगर पूर्व में गलती भी हुई है तो उस गलती को ठीक करे, सुधारे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप लोगों को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि इतनी लैंड मज़ारों के नाम पे कब्जा की गई थी, वो सब हमने ही छुड़वाई, हमारे कार्यकाल में छुड़वाई गई है। मेरी जानकारी में तो ये भी है कि हमारे गांव साइड में सड़क के किनारे जो छोटे छोटे मंदिर थे, हजारों की संख्या में टूट गए, तो उसका नाम क्यों नहीं लेती बीजेपी? सिर्फ मज़ार का नाम क्यों लेती है? मज़ार हो चाहे मंदिर हो, अगर सरकार को ये लगता है कि ये अनधिकृत तरीके से ज़मीन को हड़पने का एक षड्यंत्र है तो सरकार उसके लिए कार्रवाई करे, उसमें सरकार को कौन रोक रहा है? लेकिन सरकार सिर्फ एक का नाम क्यों लेती है, दूसरे का नाम क्यों नहीं लेती है? इस समय जो अनधिकृत रूप से इस मकसद से सरकार को लगा होगा कि गलत तरीके से ये बना है, तो वो मंदिर भी टूटे और मज़ारें भी टूटी, और अगर पर नाम एक ही का लिया जाता है, ये उपलब्धियों में शामिल करते हैं उसको कि हमने ये काम कर दिया, हमारी उपलब्धि है, लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम मंदिर भी टूटे। अब बरसों बरसों मतलब 50 साल की उम्र से तो हम देख रहे हैं जिन मंदिरों को, वो भी टूटे। तो ये भी बीजेपी के अध्यक्ष जी के सामने है, उस पर भी उनको कुछ बोलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके उन्होंने कहा कि इस बार हम इसको कानून बनाएंगे और जो हमारा मसौदा है उसे ही देश भी अडॉप्ट करने जा रहा है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो गवर्नमेंट इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे देख रही है। यूसीसी में आप लोगों का स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये है, हर वो कानून जो जीवन आम जनता के जीवन में बेहतरी का इजाफा कर सके, बेहतर जीवन ला सके, वो कानून का हम समर्थन करते हैं। जो कानून किसी एक तबके को नीचा दिखाने के मकसद से तैयार किया जाए, उस कानून का हम विरोध करेंगे। जहाँ तक यूसीसी की बात है, यूसीसी सरकार लाए, उसका मसौदा तैयार करे, वो मसौदा जब हमारे सामने होगा तो हम गुण दोष के आधार पर उसका समर्थन या उसका विरोध करेंगे। अगर वो अच्छा होगा, हमें लगेगा कि इससे हमारे तमाम लोगों के, हमारे नागरिकों के जीवन में बेहतरी आ सकती है, हम उसका निश्चित रूप में समर्थन करेंगे। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विश्वास करते हैं। हम विपक्ष अवश्य हैं, लेकिन सरकार कोई अच्छा काम करेगी। अभी नहीं, आप गोलमोल हो रहे, आप यूसीसी का समर्थन करते हैं या नहीं? यूसीसी आने तो दीजिए, क्या है वो? यूसीसी सिर्फ अभी एक हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर प्रस्ताव क्या क्या प्रस्ताव लाते हैं, इसको आने के बाद हम उसका समर्थन, मैंने वही तो कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि साहब देश में अलग अलग मेरी तरह के बात सुनिए, कानून, जैसे मेरी बात सुनिए, अभी अलग उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो ये सब मिला के एक ही कानून के दायरे में आ जाएंगे, ये है इसका। नहीं, मैंने तो ये सुना है कि सरकार ने अभी से कुछ अन्य तबकों को इससे अलग कर दिया, उनके लिए अलग कानून बना दिया। तो ये क्या है? आप पहले यूसीसी लाने के पहले किसी एक तबके के लिए एक कानून बना रहे हैं कि इनके विवाह के नियम ये होंगे, फिर दूसरे छोटे एक तबके के लिए नियम बना रहे हैं कि इनके विवाह के नियम ये होंगे, और बाकी सबके विवाह के नियम ये होंगे। तो फिर ये यूसीसी कहाँ हुआ? ये तो कॉमन नियम नहीं हुआ ना। बट अभी तो ड्राफ्ट उन्होंने मैं पब्लिक कह रहा हूँ कि वेट करिए, ड्राफ्ट का इंतजार करिए। जिस दिन ड्राफ्ट आ जाएगा, और उस दिन मैं आपको इस बात को बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हर उस बात का समर्थन करेंगे जो यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए हमें समझ में आएगा। और अगर हमें ये समझ में आएगा कि ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बांटने के लिए, और धीरे धीरे इस यूसीसी के ड्राफ्ट को चुनाव तक खींचने के मकसद से बनाया जा रहा है ताकि इसका वोटों के रूप में
परिवर्तित इसको किया जा सके और वो चुनाव जीत सकें, तो निश्चित रूप में हम इसका विरोध करेंगे। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं जी। खड़गे जी, उससे पहले बीजेपी आपको झटका दे रही है। मुझे सुनने में आया है कुछ पूर्व विधायक, कुछ बड़े लोगों को वो अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और ये निरंतर चलता रहेगा। तो आप तो अपना कुनबा ही नहीं संभाल पा रहे हैं, आप 2024 का सपना कहाँ से देख रहे हैं? मुझे ये जानकारी नहीं है कि जो आप संदेह जता रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गज हमारे साथ आए, मतलब आज से बीते समय विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गज हमारे साथ आए। हो सकता है आज कुछ लोग उधर भी जा रहे हों, फिर समय निकलेगा कुछ लोग हमारे साथ आएंगे। तो ये संभावनाओं का खेल है, जो अपनी संभावनाएं जहाँ देखता होगा वो अपना निर्णय ले रहा होगा। आप कुछ संभावना देखते हैं यहाँ से निकलने की? मेरे अपने लिए जी हाँ। मेरे अपने लिए कांग्रेस ही एकमात्र संभावना है। और कांग्रेस ने मुझे वो सम्मान दिया कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष तक बना, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है और इससे बड़ी संभावना और क्या हो सकती है। मेरे में अगर काबिलियत होगी, पार्टी मेरी काबिलियत को देखेगी, तो यहीं पर मुझे समय समय पर जिस लायक मैं रहूँगा उस लायक मुझे काम देगी और मैं पार्टी का काम कर सकूँ, ये इसमें ही संतुष्ट रहता हूँ। बट आपको लगता है कि आज भी मतलब इतने झटके खाने के बाद भी कांग्रेस एक बिखरा परिवार है जो 2024 की फाइट में फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रहा है? ये आपकी नज़र में है, लेकिन मेरी अंततोगत्वा नजर नहीं, मैं ग्राउंड में घूमता रहता हूँ, पहाड़ हाँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, आधार मैं पर उसी आधार पे कह जो रहा हूँ। आपने देखा होगा, जो आपके अनुभव होंगे उसके आधार पर आप कह रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा ये चाबी जनता के पास है कि किसको अर्श पर रखना है और किसको फर्श पर लाना है। तो हम जनता पर विश्वास करते हैं। अभी हमने कहा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जनता के न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। हम अंकिता भंडारी जैसी तमाम हमारी बेटियां बहनें जो इस प्रकार से रौबदार लोग हैं, जो अपने रौब से कुचल देते हैं लोगों को, इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई हम माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में लड़ेंगे। हम अग्निवीरों की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, हम बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। ये हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है कि हम लोगों के जो मसले हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उन पर संघर्ष करें। और जिस दिन लोग ये समझेंगे कि इन्होंने हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाया है, लोग अपने आप लोग हमें समर्थन देंगे और हम अच्छे दिन भी देखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद गोदयाल जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो यूसीसी का समर्थन गुणदोष के आधार पर, और जहां तक मूल निवास और भू कानून की बात है, उनका कहना है कि पूरी तौर पे इस बात का समर्थन करते हैं कि मूल निवास की कट ऑफ डेट 1951 होनी चाहिए और एक मजबूत भू कानून इस प्रदेश को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए।